जय हिंद दोस्तों, रसायन के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपने हीट यानी ऊष्मा के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आज हम लोगों का इस लेक्चर का जो न्यू टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ थर्मामीटर यानी तापमापी के प्रकार। अभी तक आप लोगों ने हीट, ऊष्मा, हीट क्या होता है, ठीक है, और कितने थर्मामीटर की स्केल किस प्रकार की होती है, किस तरीके से थर्मल एक्सपेंशन होता है, ये सारी चीज़ों को अभी तक आप लोगों ने देख लिया है। ये जितने भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, मान के चलिए कि हर एक लेक्चर से एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हर एक लेक्चर से एक क्वेश्चन बनेगा। जैसे आप ये जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अभी, इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन बनेगा। जो आप लोग ने प्रीवियस से लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था, थर्मामीटर की कितनी प्रकार की स्केल्स होती हैं, उससे भी एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मामीटर यानी तापमापी के प्रकार। कितने प्रकार की तापमापी होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के थर्मामीटर होते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि बेसिकली हम लोग किस थर्मामीटर की बात करते हैं, अपना क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर होता कैसे है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसके अलावा और कितने प्रकार के थर्मामीटर यानी तापमापी होते हैं वो भी अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं तापमापी के प्रकार। तापमापी के प्रकार को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि क्यों इतने तरीके के थर्मामीटर बनाए गए। जैसे कि मरकरी थर्मामीटर होता है, ठीक है, अभी आप लोग आगे देखोगे जो कि हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं उसमें हम लोग मरकरी यूज करते हैं। उसके अलावा भी बहुत प्रकार के थर्मामीटर होते हैं। आखिरकार उनके पीछे का बेस क्या है, उसको बनाने के पीछे के रीजन क्या क्या होते हैं। तो तापमापी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ थर्मामीटर का मतलब क्या है कि मापने वाले यंत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, तापमापी कहते हैं। ठीक है, जो ताप मापने वाले यंत्र जो होते हैं यानी इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर कर सके, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। ताप मापने वाले यंत्र मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर कर सके। इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच वी कैन मेजर द टेम्परेचर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर कर सके, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, तापमापी कहते हैं। ठीक है, यानी ताप को मापने वाले यंत्र को ही तापमापी कहा जाता है। दूसरी चीज कि क्यों इतने प्रकार के थर्मामीटर बनाए गए। वास्तव में पदार्थ के बहुत से भौतिक गुणों में ताप के साथ परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी जो पदार्थ होते हैं उनकी जैसे जैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं, वैसे वैसे उनके टेम्परेचर में भी क्या होता है, वेरिएशन होने लगता है। तो भौतिक गुणों में ताप के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आने लगता है। ठीक है, जिन्हें तापमापी की रचना का आधार बनाया जाता है। आई बात समझ में। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे मटेरियल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी चेंज होने लगती है। भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ में चेंज होने लगती हैं। उसी को ही बेस बनाया जाता है थर्मामीटर्स को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के थर्मामीटर होते हैं। आगे चर्चा करते हैं कि कितने प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, कितने प्रकार के तापमापी होते हैं। अगर बेसिकली बात करें तो जो टाइप थर्मामीटर होते हैं वो अपने कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। थर्मामीटर बेसिकली कितने होते हैं, 3 होते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अपने यहाँ डिटेल में पूछा जाता है। ठीक है, एक होता है आपका लिक्विड थर्मामीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव तापमापी। एक होता है आपका गैस थर्मामीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस तापमापी। और एक होता है अपना सॉलिड थर्मामीटर,
जिसको हम लोग बोलते हैं ठोस तापमापी। हिंदी इंग्लिश दोनों का ही यहाँ पे समायोजन है, ठीक है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों ही भाषाओं में पढ़ रहे हैं क्योंकि। तो लिक्विड थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर और सॉलिड थर्मामीटर अपने कोर्स में है, अपने सिलेबस में है। इनके डिटेल्स में भी अपने को यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले लिक्विड थर्मामीटर, फिर गैस, फिर सॉलिड। सॉलिड थर्मामीटर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। लिक्विड थर्मामीटर से भी क्वेश्चन बनते हैं, गैस थर्मामीटर से भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, लिक्विड थर्मामीटर यानी द्रव तापमापी कितने प्रकार के होते हैं पहले वो हम लोग जान लेते हैं। लिक्विड थर्मामीटर की बात करते हैं हम लोग। लिक्विड थर्मामीटर, लिक्विड थर्मामीटर जो होते हैं उसको हम लोग द्रव तापमापी कहते हैं। द्रव तापमापी, द्रव, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे उतार लेते हैं तो राइटिंग सही बनती है, फिर ऊपर चढ़ा देंगे। द्रव तापमापी, ठीक। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर लिक्विड थर्मामीटर की बात करते हैं हम लोग तो ये कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली अपने तीन तरीके के होते हैं लिक्विड थर्मामीटर। लिक्विड थर्मामीटर द्रव तापमापी यानी जिसमें हम लोग लिक्विड का इस्तेमाल करते हो, मतलब ऐसे थर्मामीटर यानी तापमापी जिनको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली कौन कौन से होते हैं तुम्हारे, एक होता है तुम्हारा मरकरी थर्मामीटर, पूरा इसको लिख लेते हैं, ठीक है। एक होता है अल्कोहल थर्मामीटर और एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर वही वाला जो हम लोगों के घरों में उपलब्ध रहता है, ठीक है। तो इनके बारे में एक एक करके जरा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसको स्मॉल ए डाल देते हैं ABC करके। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी थर्मामीटर की। मरकरी थर्मामीटर की अगर हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पारा तापमापी भी कहते हैं। मरकरी थर्मामीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पारा तापमापी। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ये जो पारा तापमापी होता है इसमें क्या होता है, इस लिक्विड थर्मामीटर में हम लोग मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बाकी दूसरे लिक्विड्स की अपेक्षा मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। मरकरी को लेते हैं एज अ लिक्विड यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होता है कि मरकरी जिसको हम लोग क्या कहते हैं पारा, इसका इस्तेमाल करते हुए लिक्विड थर्मामीटर को बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, मरकरी को यानी मरकरी इज प्रिफर्ड, मरकरी को प्रिफर करते हैं ओवर अदर लिक्विड। मरकरी को प्रिफर करते हैं दूसरे लिक्विड्स की अपेक्षा, मरकरी को प्रिफर करते हैं। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि आपके दिमाग में आएगा कि मरकरी को ही क्यों प्रिफर करते हैं, और भी तो दूसरे लिक्विड थे उनको भी लिया जा सकता था। उसके पीछे का कुछ रीजन है कि मरकरी को ही क्यों प्रिफर किया जाता है। उसके पीछे का रीजन ये सारी चीजें जितने छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। उसमें ये नहीं आपसे पूछा जाएगा कि मरकरी थर्मामीटर में क्या भरा जाता है, लिक्विड कौन से लिया जाता है, वो तो आपको पता ही दिख रहा है ना क्वेश्चन में कि मरकरी लिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपके यहाँ कि मरकरी को क्यों लिया जाता है। आई बात समझ में कि मरकरी को यहाँ पे क्यों लिया जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है। कि रीजन की बात करते हैं तो मरकरी का जो एक्सपेंशन होता है ना वो ज्यादा होता है। एक्सपेंशन मतलब प्रसार, मरकरी जो होती है वो ज्यादा उसका प्रसार होता है। किस तरीके से प्रसार होता है ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। मरकरी का प्रसार जो होता है वो ज्यादा होता है और यूनिफॉर्म भी होता है, ठीक है, एक समान होता है। प्रसार इसका ज्यादा होता है और एक समान होता है। अच्छा, ये तो एक रीजन आया समझ में। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, यानी उच्च, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, तापीय चालकता, ठीक है,
उच्च तापीय चालकता होती है किसकी, मरकरी की, और लो स्पेसिफिक हीट होती है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है और लो स्पेसिफिक हीट होती है, यानी निम्न विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा इसकी कम होती है, लेकिन इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। आई बात समझ में। इसके बाद और भी रीजन है मरकरी को ही लेने के, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि इसका एक्सपेंशन ज्यादा होता है, एक्सपेंशन ज्यादा होता है तो किस तरीके से इसका एक्सपेंशन होता है, लेंथ में होता है, ब्रेथ में होता है, हाइट में होता है, किस तरीके से इसका एक्सपेंशन जो होता है वो ज्यादा होता है, ये भी अपने को मालूम होना चाहिए। तो किस तरीके से होता है इसका एक्सपेंशन, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन डाल के लिख देती हूँ कि वाई मरकरी इज यूज्ड, मरकरी को ही क्यों यूज करते हैं हम लोग, किसमें, लिक्विड थर्मामीटर में। बेसिकली मरकरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है कि जैसे ही हम इसको हीट करते हैं ना, ग्लास ट्यूब के अंदर जो मरकरी भरी हुई होती है, तो उसको जैसे ही आप हीट करोगे, हीट करने पर क्या होता है कि जो लिक्विड कॉलम होता है ना, उसकी हाइट क्या होती है, मतलब हाइट के फॉर्म में जो मरकरी होती है ना वो चढ़ने लगती है, उसका पारा जो होता है ना वो चढ़ने लगता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड कॉलम है उसकी हाइट क्या होती है, जैसे तुम्हारा जो मरकरी है उसमें जो इसको तुम इससे समझ सकते हो कि तुम्हारी ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर मरकरी भरा हुआ है, ठीक है, और तुमने उसको किसी एक हॉट बॉडी से उसको टच करा दिया, तो अब जो मरकरी होगी ना उसका एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो किस फॉर्म में होगा, हाइट के फॉर्म में होगा। ऐसे क्या होगी, मरकरी जो होगी वो चढ़ने लगेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि मरकरी का एक्सपेंशन होता है किस फॉर्म में, हाइट के फॉर्म में, ऊपर की तरफ मरकरी जो होती है वो क्या होती है, चढ़ने लगती है। तो हीट करने पर लिक्विड कॉलम का हाइट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो हीट करने पर लिक्विड कॉलम का हाइट बढ़ने लगता है, हीट करने पर लिक्विड कॉलम का हाइट बढ़ने लगता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने इसको दोनों भाषाओं में लिख दिया, हाइट बढ़ने लगता है, हीट करने पर लिक्विड कॉलम का हाइट बढ़ने लगता है, या हाइट बढ़ता है, ऐसे लिख दो, हाइट बढ़ता है। ये उसमें लिखा रहेगा ऑप्शन में, आई बात समझे, ऑप्शन में यही लिखा रहेगा, इसी पे जाके आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा। तो पहला तो रीजन ये हो गया कि हीट करने पर लिक्विड कॉलम का हाइट बढ़ता है। दूसरा आप लिख सकते हो कि पारा तापमान पाने से ऊंचाई की तरफ बढ़ता है, ठीक है, तापमान पाने से ऊंचाई की तरफ बढ़ता है, ऊंचाई की तरफ बढ़ता है। आई बात समझ में। और क्योंकि उसके क्या बोलते हैं, ग्लास ट्यूब के अंदर होता है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम ऑफ मरकरी इंक्रीजेस। हमको दिखता है कि वो हाइट के फॉर्म में बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्योंकि वो ट्यूब के अंदर होता है इसलिए उसका वॉल्यूम कहलाता है वो, ठीक है, मतलब आयतन, उसका आयतन जो होता है पारा का वो बढ़ता है। तो आई बात समझ में कि एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पर कि जैसे मान लो कि ये ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है, इसके अंदर मरकरी तुमने भर दिया है, तो जैसे इसको टेम्परेचर मिलेगा तो क्या होगा कि इसका जो हाइट होगा वो बढ़ने लगेगा, ठीक है, हाइट के फॉर्म में बढ़ेगा। हमको दिख रहा है कि वो हाइट के फॉर्म में बढ़ रहा है, तो लिक्विड कॉलम का जो हाइट होगा वो बढ़ता जाएगा, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि ये एक ग्लास ट्यूब के अंदर भरा हुआ है, तो वो क्या हुआ, उसका वॉल्यूम हुआ, तो इसीलिए लिखा जाता है कि वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है और यहाँ पे हाइट लिखा है, तो इसे कंफ्यूज मत होना, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब दूसरी चीज कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या होता है वो भी अपने को मालूम होना चाहिए। अगर हम लोग इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट और एक होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, वो भी अपने को मालूम होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु, और बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु। कितना कितना होता है ये अपने को मालूम होना चाहिए।
फ्रीजिंग पॉइंट इसका होता है -39 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 356 डिग्री सेल्सियस। आई बात समझ में? फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने को मालूम होना चाहिए। -39 डिग्री सेल्सियस होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है, जिसको हम लोग क्वथनांक बिंदु कहते हैं, वो कितना होता है 356 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, एक बात और है कि ये जो मरकरी थर्मामीटर होता है, अगर हम चाहते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, ये तो मरकरी थर्मामीटर यहाँ हमारा खत्म हो गया है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो मरकरी थर्मामीटर होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बढ़ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए कि इस मरकरी थर्मामीटर में नाइट्रोजन को भर देना चाहिए। नाइट्रोजन जो होती है, अगर हम नाइट्रोजन को भर दें इस मरकरी थर्मामीटर में, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और कितना पहुंच जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, लगभग 550 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है। यानी अगर हम मरकरी थर्मामीटर में यानी पारा तापमापी में अगर हम थर्मामीटर यानी मरकरी थर्मामीटर में अगर हम नाइट्रोजन को भर दें, मरकरी की जगह किसको भर दें, नाइट्रोजन को भर दें, तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसको हम लोग क्वथनांक बिंदु कहते हैं, वो कितना पहुंच जाएगा, 550 डिग्री सेल्सियस। कितना पहुंच जाएगा, 550 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर हमें मरकरी थर्मामीटर का अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है, तो उसमें नीचे 4 लिक्विड लिखे रहेंगे, मान लो नाइट्रोजन लिख दिया, हीलियम लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया, ठीक है, और पूछ लिया गया आपसे कि कौन सा इसमें भरना चाहिए, तो उसका जवाब क्या दोगे, नाइट्रोजन। आई बात समझ में? यानी मरकरी थर्मामीटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना होता है तो नाइट्रोजन को भरते हैं, और मरकरी थर्मामीटर का अगर फ्रीजिंग पॉइंट को और नीचे लेके जाना होता है तो अल्कोहल को भरते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को ऊपर लेके जाना है, नाइट्रोजन को भरोगे, फ्रीजिंग पॉइंट को और नीचे लेके जाना है यानी -39 से कम, तो क्या करोगे, उसमें अल्कोहल भरते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल थर्मामीटर बोलते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट होता है अल्कोहल थर्मामीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और इसमें बात कर लेते हैं किसकी, अल्कोहल थर्मामीटर की। इसको हम लोग ने एबीसी नाम दिया था ना, तो इसको भी हम लोग एबीसी ही बोलते हैं, अल्कोहल थर्मामीटर। अल्कोहल थर्मामीटर, अल्कोहल थर्मामीटर काफी इंपॉर्टेंट होता है। अल्कोहल, इसको नीचे उतार ले, हिंदी की राइटिंग खराब हो जाती है ना। अल्कोहल तापमापी इसको हम लोग कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है आखिरकार, इसको क्यों बनाया गया, जब हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही एक मरकरी थर्मामीटर था, तो इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी अपने को। होता क्या है कि अगर मान लो कि जैसे मान लो जम्मू हो गया, सियाचिन हो गया, बहुत ठंडे प्रदेश हो गए, मतलब बहुत ठंडी जगह ऐसी हो गई, कुछ ऐसे प्रदेश है जो पूरा का पूरा प्रदेश ही ठंडा होता है, कुछ ऐसी ठंडी जगह जिनका जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो -39 से भी नीचे होता है। मान लो कहीं का टेम्परेचर है -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब -50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को क्या तुम मरकरी थर्मामीटर से नाप पाओगे, नहीं नाप पाओगे, फिर उसके लिए कोई दूसरा थर्मामीटर चाहिए होगा। तो अगर हमें -39 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर को अगर नापना है तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में, -39 से भी नीचे, यार मान लो -39 से नीचे तुम्हारा हो गया -40, -41, -42, -43, -44, -50, -70, -100, -150, अगर ये टेम्परेचर को नापना है तो वो मरकरी थर्मामीटर से तो नहीं नाप पाओगे, उसके लिए एक नए टेम्परेचर थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल थर्मामीटर कहते हैं। इसमें होता क्या है कि मरकरी के साथ में ही अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि मरकरी को पूरा निकाल दिया जाता है, मरकरी तो रहता ही रहता है, साथ में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जैसे जम्मू सियाचिन जैसी जगह जो होती हैं, जम्मू हो गया, सियाचिन हो गया, लद्दाख हो गया, जहाँ पे बहुत ठंडा पड़ता है, ठीक है, उन जैसी जगहों पर जो पारा जो होता है, वो टेम्परेचर जो होता है वो -39 से भी बिलो होता है, इससे भी नीचे होता है।
तो उसको हम मरकरी थर्मामीटर से नहीं नाप पाएंगे, मरकरी थर्मामीटर से इसको नहीं नाप पाएंगे, नहीं माप पाएंगे। अरे इसको लिखने की क्या जरूरत है, हटाओ। अगर इससे भी नीचे है टेम्परेचर तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल थर्मामीटर में क्या होता है, पारा के साथ साथ अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं हो पारा हटा दिया जाए, ठीक है। इसको लिख दे रहे हैं, पारा के साथ में ही अल्कोहल, अल्कोहल को मालूम भी होना चाहिए इसका केमिकल नेम C2H5OH। पारा के साथ में ही अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि पारा को हटा दिया जाए पूरा, दोनों ही रहते हैं, पारा भी रहता है और उसमें अल्कोहल भी रहता है। उससे क्या होता है कि ये जो पारा होता है ना, वो आपका पारा नहीं जमेगा और हमें, क्योंकि पारा तो जम जाता है, अगर -39 से नीचे होगा तो क्या होगा, पारा तुम्हारा जम जाएगा, इसलिए मरकरी थर्मामीटर वहां इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो पारा नहीं जमता है। अगर अल्कोहल मिला दोगे तो उससे क्या होता है, पारा नहीं जमता है, पारा नहीं जमता है, ठीक है, पारा नहीं जमेगा। आई बात समझ में, इसीलिए अल्कोहल डालते हैं उसमें। तो अगर हम लोग द्रव तापमापी में अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे थर्मामीटर्स को अल्कोहल थर्मामीटर कहते हैं। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बोल इसलिए दे रहे हैं ताकि ये बात आपके दिमाग में जाके बैठ जाए, ठीक है। जब द्रव्य तापमापी में अल्कोहल को मिला देते हैं पारा के साथ में, तो ऐसे थर्मामीटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल थर्मामीटर कहते हैं या अल्कोहल तापमापी कहते हैं। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो फिर और नीचे हो जाता है, अत्यंत निम्न होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट अल्कोहल का। कितना होता है अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट, कितना होता है ये भी मालूम होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक बिंदु, हिमांक इधर लगनी चाहिए ना, हिमांक बिंदु, ठीक है। इसको गलनांक बिंदु भी बोलते हैं, गलनांक बिंदु, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कितना होता है, माइनस का 115 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 115 डिग्री सेंटीग्रेड लिखो बोलो या उसको सेल्सियस बोलो, ठीक है। -115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फ्रीजिंग पॉइंट अल्कोहल का, या हम हिमांक बिंदु या गलनांक बिंदु इसका। उसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं निम्न ताप को मापने के लिए, ठीक है। निम्न ताप को मापने के लिए इसे हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग अल्कोहल थर्मामीटर बोलते हैं। अति ठंडे प्रदेशों में तापमान को इसीलिए अल्कोहल थर्मामीटर से नापा जाता है। तो इसकी जो रेंज हो जाती है वो कितनी हो जाती है, -115 डिग्री सेल्सियस से 356 थी ना वहां पे, 356 डिग्री सेल्सियस। तो -115 डिग्री सेल्सियस से 356 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में अगर हमें नापना होता है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमको -39 से 356 के बीच में नापना होता है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं मरकरी थर्मामीटर का। आई बात समझ में। और अगर मान लो कि हमको 550 डिग्री सेल्सियस को नापना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड थर्मामीटर में ही नाइट्रोजन भर देंगे मरकरी की जगह पर। आई बात समझ में, कहाँ कहाँ ये वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। ये रेंज आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर हमें टेम्परेचर निकालना है तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है टेम्परेचर को निकालने का। मान लो कि टेम्परेचर निकालना है किसी T डिग्री सेल्सियस पर, T लिखना था, नए नए डिजाइन के अक्षर बन रहे हैं, T डिग्री सेल्सियस पर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, LT माइनस, अरे सही से लिखो भाई, LT माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0
इंटू 100, और ये सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आपका निकल के आएगा, ठीक है। और ये LT क्या होता है, लेंथ होती है मरकरी कॉलम की, कहाँ पर, वो लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम लो देखा था ना, मरकरी भरा जाता है, मरकरी कॉलम की लेंथ है एट T डिग्री सेल्सियस पर। LT जो होता है ना, LT वो क्या होता है, आपका लेंथ होती है किसकी, मरकरी कॉलम की, T डिग्री सेल्सियस पर। अगर हमें पता है कि जो मरकरी है वो कितना चढ़ा है, पारा कितना चढ़ गया है हाइट पे, ठीक है, और L0 कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ कितनी है मरकरी कॉलम की, और 100 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कितनी है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कितनी है, ये सब इस फॉर्मूले में रख देते हैं, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि उस समय टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, कितना टेम्परेचर हुआ होगा उस बॉडी का, जिस बॉडी का टेम्परेचर अपने को ज्ञात करना है। आई बात समझ में। तो ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी अपने को मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो दो हो गए इसके, अब तीसरा देखो, इसमें तीसरा होता है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। अभी हम लोग लिक्विड थर्मामीटर की ही बात कर रहे हैं सारे, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो डॉक्टरी तापमापी होता है, जो कि हम लोगों के घरों में भी उपलब्ध रहता है। क्लिनिकल थर्मामीटर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉक्टरी, नीचे उतारो फिर वरना राइटिंग गंदी होगी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डॉक्टरी तापमापी भी कहते हैं इसको। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो स्केल होती है ना, वो कैसी स्केल होती है, फ़ारेनहाइट स्केल होती है, फ़ारेनहाइट, सही लिखा है, फ़ारेनहाइट क्लिनिकल थर्मामीटर भी इसको बोला जाता है। सही लिखी है स्पेलिंग, हाँ सही लिखी है, नहीं होगी तो आप लोग सही कर लेना, ठीक है। इसको फ़ारेनहाइट क्लिनिकल थर्मामीटर भी बोला जाता है। अच्छा, इसका फिगर दिखा दे क्या, इसका फिगर कहीं मैंने बनाया सेव कर रखा था, तो कोई एक मिनट जरा, एक मिनट, होम पे वापस आओ, ये कॉपी, पेस्ट कैसे होगा, कॉपी तो कर दिया मैंने, पेस्ट ना होगा क्या, इंसर्ट, यहीं से ले आते हैं, ये है तो ज़्यादा बढ़िया होगा, है ना। अरे तुम भाई नीचे उतरो थोड़ा, हाँ चलो तुम ऊपर चलो, थोड़ा नीचे आओ, हो गया। यही होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, डॉक्टरी तापमापी होता है, या जो कि हम लोगों के घरों में पाया जाता है थर्मामीटर, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर। इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये मरकरी होती है, ये क्या होती है, मरकरी होती है, ठीक है, मरकरी होती है इसमें। और इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, वो चीजें यहीं से देख लेते हैं, इसी फिगर से पूरा सब चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अपना। इसमें क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में मानव या जानवरों के ताप को मेजर मापने के लिए जिस तापमापी का उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग डॉक्टरी तापमापी या क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। यानी इससे हम मतलब मानव और जानवरों को भी हम लोग उनके भी शरीर का ताप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मानव और जानवरों के शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए इसी थर्मामीटर, यानी ये विशेष प्रकार का थर्मामीटर होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, रेंज जो होती है वो फिक्स हो जाती है। अगर आपको देख रहे होगे, यहाँ पे कितना है, 94 है, और यहाँ पे कितना है, 108 है, ठीक है। ये तो इसमें है, वैसे इसका जो रेंज होता है वो 94 से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। यहाँ पे लिख देते हैं, एक्चुअली में इसका रेंज कितना रहता है तुम्हारा, 94 से लेके 94 का, इसमें थोड़ा सा गड़बड़, मतलब सही है, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है,
95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका रेंज रहता है। अच्छा, इसको सेंटीग्रेड में भी मालूम होना चाहिए आपको, तो कितना होता है ये लगभग सेंटीग्रेड में देखें तो 45 से लेके 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, ये इसका रेंज होता है क्लिनिकल थर्मामीटर का। और इसका उपयोग हम लोग क्या कहते हैं, फीवर को नापने के लिए यानी ज्वर को मापने के लिए करते हैं। कैसे पता चलता है अपने को कि बुखार आ गया है? अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 98.6 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, यानी मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग अब स्वस्थ हैं पूरी तरीके से, तो हम लोगों का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोगों का टेम्परेचर अगर है तो हम क्या है? स्वस्थ हैं। ठीक है, और जैसे ही टेम्परेचर इसके ऊपर जाता है ना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर अगर जैसे ही टेम्परेचर जाता है तो क्या होता है, जैसे टेम्परेचर इसके ऊपर जाएगा, यहाँ से ये है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो जैसे टेम्परेचर इसके ऊपर जाएगा तो हमें क्या होता है? ज्वर है, यानी हमें फीवर है। ठीक है, तो फीवर है कैसे पता चलेगा? अगर टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला गया तो आपको क्या है? फीवर है। आई बात समझ में? ठीक है, ध्यान से देख लो इसे। अच्छा, ये भी मालूम होना चाहिए तुम्हें कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो लगभग कितना डिग्री सेल्सियस रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो जैसे इसके ऊपर जाता है यहाँ पे लाल लाल बिंदु बना रहता है, लाल निशान रहता है थर्मामीटर में। ठीक है, जैसे इसके ऊपर जाएगा तो आपको यानी फीवर है। तो ये आपके जो तीनों प्रकार के लिक्विड थर्मामीटर यानी द्रव तापमापी थे वो यहाँ पे खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या देखने जा रहे हैं? गैस थर्मामीटर देखने आ रहे हैं कि कितने प्रकार के गैस थर्मामीटर, गैस तापमापी होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं अब, और किसकी बात करते हैं? यहाँ पर गैस थर्मामीटर की बात करते हैं। गैस थर्मामीटर नीचे उतार लो भाई। गैस थर्मामीटर, इसको हम लोग गैस तापमापी भी कहते हैं। अच्छा, इसमें और उसमें क्या अंतर है? अभी तुम लोगों ने लिक्विड थर्मामीटर पढ़ा, ठीक है, अब गैस थर्मामीटर पढ़ने जा रहे हो। ऐसा क्या था कि जो कि गैस थर्मामीटर को भी बनाना पड़ा? भाई जब लिक्विड थर्मामीटर अपने पास था तो उसी से काम चलाते, इसको इन्वेंट करने की जरूरत ही क्या पड़ गई? उसके पीछे का रीजन ये था कि ये जो लिक्विड थर्मामीटर था ना वो सही तरीके से टेम्परेचर को नहीं मेजर कर पाता है। कुछ तो होगा रीजन जिसकी वजह से वो सही तरीके से टेम्परेचर को नहीं मेजर कर पाता है, इसको बनाना पड़ा। ठीक है, तो लिक्विड थर्मामीटर क्या होता है? सही तरीके से टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पाता है, उसी की वजह से हमको गैस थर्मामीटर की तरफ जाना पड़ा। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो गैसेस होती है ना वो हीट करने पे ज्यादा एक्सपैंड करती हैं और लिक्विड कम एक्सपैंड करता है। ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रीजन क्या है, इसका रीजन भी लिख देते हैं। पहली चीज है कि ये ज्यादा एक्यूरेट होता है देन गैस लिक्विड थर्मामीटर, मोर एक्यूरेट देन लिक्विड थर्मामीटर। लिक्विड थर्मामीटर से ज्यादा एक्यूरेट होता है, इसमें मतलब ज्यादा सही आपको ये रीडिंग्स देता है गैस थर्मामीटर। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कि जो एक्सपेंशन है गैसेस का, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, गैसेस का जो एक्सपेंशन है इज मोर देन लिक्विड। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इज मोर देन लिक्विड। एक्सपेंशन मतलब प्रसार, प्रसार, उसकी वजह से गैस थर्मामीटर का डिस्कवरी हुआ यानी इसका इन्वेंशन हुआ। ठीक है, गैस थर्मामीटर में किस किस प्रकार की गैसेस का इस्तेमाल? लिक्विड थर्मामीटर में लिक्विड का इस्तेमाल करोगे, गैस थर्मामीटर में गैस का इस्तेमाल करोगे। कौन कौन सी गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है ये अपने को मालूम होना चाहिए। तो प्रायः इसमें कौन कौन सी गैसेस का इस्तेमाल करते हैं? एक तो हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन की गैस, हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल करते हैं, और कहीं कहीं आपको हीलियम भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, कहीं कहीं हीलियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है,
नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है और हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली दो ही होते हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, लेकिन कहीं कहीं हीलियम का भी प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली तो यही दो होती हैं, हाइड्रोजन और मतलब हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर और नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर। ठीक है। अच्छा, दूसरा रीजन कि जैसे उसमें हम लोग ने -39 डिग्री सेल्सियस से देखा था, 356 लेके गए थे मरकरी वाले में। अल्कोहल वाले में -115 से 356 डिग्री हो गया था। ठीक है। नाइट्रोजन वाले में -39 से 550 हो गया था। यहाँ पे क्या होता है कि अगर अपने को और कम ताप मापना है, ठीक है, और कम ताप मापना है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, गैस थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। कम ताप माप, ये क्या हो रहा है ऊपर करने पर, कम ताप को मापने के लिए, कम ताप को मापने के लिए, कम ताप को मापने के लिए गैस थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कम ताप को मापने के लिए गैस तापमापी का इस्तेमाल करते हैं, गैस तापमापी। आई बात समझ में? अच्छा, इसकी रेंज तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि कितनी कितनी होती है, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की और हीलियम की। ये क्या हो रहा है, ऊपर लेके जाना है ना, चलो भाई चलो। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर की, इसकी रेंज, सबकी रेंज देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर जो होता है, यानी गैस थर्मामीटर जिसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया हो, नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर जिसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया गया हो, और हीलियम गैस थर्मामीटर जिसमें हीलियम का इस्तेमाल किया गया हो गैस के फॉर्म में। तो क्या कह रहा था इसका रेंज? इसका रेंज होता है तुम्हारा -200 डिग्री सेल्सियस, दिख रहा है ना, -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर अपने को देखना है तो हम लोग हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और नाइट्रोजन का अगर अपने को -200 से लेके -200 डिग्री सेल्सियस से लेके अगर 1600 डिग्री सेल्सियस तक नापना हो तो हम लोग नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे। दिख रहा है, तो घुमा दे तो ये थोड़ा, बस ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। फिर -268 से लेके अगर 500 डिग्री सेल्सियस का देखना होता है तो हम लोग हीलियम गैस थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तो इसकी रेंज की बात हो गई और बाकी सारी चीजें हो गई। इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अपने को देखना है, वो क्या पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। एक मिनट, फोन बज रहा था बहुत देर से। क्या होता है कि जो गैस थर्मामीटर जो होते हैं ना, तो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे तुमने यहाँ पे देख लिया, हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर, नाइट्रोजन और हीलियम। इनमें से किसी भी एक गैस का इस्तेमाल कर लिया जाता है। इनमें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मतलब एक डेफिनेट प्रिंसिपल होता है, ठीक है, जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर में क्या होता है कि टेम्परेचर को मेजर करने का तरीका क्या होता है, वॉल्यूम या प्रेशर को, गैस के वॉल्यूम या प्रेशर को चेंज करते हैं। तो अगर प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लेते हैं, और अगर वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो प्रेशर को कांस्टेंट रख लेते हैं। ठीक है, तो उसकी हेल्प से ही टेम्परेचर को यहाँ पे मेजर किया जाता है। तो उसकी वजह से 2 प्रकार के गैस थर्मामीटर बनते हैं, जिनमें ये 3 प्रकार की गैसेस भरी जा सकती हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के गैस थर्मामीटर बनते हैं, एक होता है तुम्हारा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर और एक होता है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। उन दोनों के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आई बात समझ में? चलो, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं ना, मेजर टेम्परेचर यानी ताप को जो मेजर करते हैं वो बाय वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गैस, या गैस का वॉल्यूम को चेंज करते हैं या गैस के प्रेशर को चेंज करते हैं,
उसके बाद ही टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा अपने को गैस का, या उसका प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। तो एक को चेंज करेंगे तो दूसरा कांस्टेंट रख दिया जाता है, उसकी वजह से ये दो प्रकार के हो जाते हैं। तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के हो जाते हैं ये, दो प्रकार के ये गैस थर्मामीटर अपने हो जाते हैं, दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं जिनमें वो तीन प्रकार की गैसेस भरी जा सकती हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है अपना कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहोगे स्थिर आयतन गैस तापमापी, स्थिर आयतन गैस तापमापी। ठीक, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर दूसरा हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। ठीक है, फिर उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं सारी, क्या क्या होता है इसमें। इसका डेफिनेशन मालूम होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, क्या होता है कि किसी गैस की एक निश्चित, किसी गैस की एक निश्चित मात्रा, मतलब गैस है, हिंदी सही आ रही है लिखी? थोड़ा नीचे कर ले तब सही बनती है। किसी गैस की एक निश्चित, भाई हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश वालों को अपने समझ में आ जाता है। ठीक है, मतलब हिंदी, इसको इंग्लिश में डिक्टेट कर देंगे। किसी गैस की एक निश्चित मात्रा का स्थिर आयतन पर दाब, किसी गैस की एक निश्चित मात्रा पर, मात्रा का होना चाहिए, किसी गैस की एक निश्चित मात्रा का स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर दाब का मान, कांस्टेंट वॉल्यूम में तो स्थिर आयतन हो गया, दाब का मान यानी प्रेशर का वैल्यू, दाब का मान ताप के, अभी इसको इंग्लिश में भी लिख देंगे, अनुक्रमानुपाती, सही लिखा है, होता है। इंग्लिश में देख लो, किसी गैस की एक निश्चित मात्रा का, मतलब एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ गैस, इसको येलो कर दें, डेफिनेट वैल्यू ऑफ गैस। ठीक है, स्थिर आयतन मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो प्रेशर होता है ना, वो क्या होता है, टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया, किसी मतलब डेफिनेट वैल्यू ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसका जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर कहाँ पर होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर अगर कांस्टेंट है। वॉल्यूम पर वो गैस जो है ना, गैस कहाँ पर है, अभी कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, मतलब यहाँ लिख रहे हैं गैस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर गैस जो है वो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ये किस लॉ पे डिपेंड करता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये किस लॉ पे डिपेंड करता है। यह जो गैस थर्मामीटर होते हैं, ये जो गैस तापमापी होते हैं, ये गे लूसक लॉ पे डिपेंड करते हैं। किसमें?
गे-लूसक लॉ। गे-लूसक लॉ जो होता है उसपे ये तापमापी जो होते हैं वो मतलब इनका जो सिद्धांत होता है इन तापमापी का वो गे-लूसक लॉ का होता है। ठीक है, तो गे-लूसक लॉ क्या कहता है? गे-लूसक लॉ ये कहता है कि अगर एक आइडियल गैस है आपकी, तो गे-लूसक लॉ क्या कहता है कि फॉर एन आइडियल गैस यानी आदर्श गैस के लिए, आइडियल गैस मतलब आदर्श गैस के लिए अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, तापमान को अगर हम बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाया जाता है, अगर इसको क्या लिखे वैसे बता देते हैं ना, किसी आइडियल गैस के लिए अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, स्थिर आयतन पर, तो जो प्रेशर होता है ना वो भी इंक्रीज होता है। तो पहले आइडियल गैस की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। क्या होती है आइडियल गैस की इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT। ये होती है आइडियल गैस की इक्वेशन। आदर्श गैस का समीकरण होता है ये। PV इज इक्वल टू nRT क्या होता है? आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, लिख दे क्या? आइडियल गैस इक्वेशन होती है ये, याद होनी चाहिए हमेशा। आइडियल गैस इक्वेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श गैस समीकरण होती है PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ से देख सकते हो तुम कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी क्या होगा तुम्हारा? साथ साथ बढ़ता जाएगा। तो गे-लूसक लॉ क्या कहता है कि आइडियल गैस के लिए अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो प्रेशर भी साथ साथ क्या होगा? घटेगा। कहाँ पर? अगर हम स्थिर आयतन पर बात करते हैं तो। ठीक है, अगर हम स्थिर आयतन पे बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाने से प्रेशर घटेगा। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। स्थिर आयतन गैस तापमापी। आयतन है तो आयतन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, प्रेशर चेंज होगा। क्लियर ये बात? और दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा? कांस्टेंट प्रेशर, उसमें दाब तुम्हारा स्थिर रहेगा, तो चेंज क्या होगा? आयतन। आई बात समझ में? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आयतन स्थिर है तो प्रेशर में चेंज होगा, ठीक है, और दाब स्थिर है तो आयतन में चेंज होगा। क्लियर? चलो बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। और अब बात किसकी कर लेते हैं हम लोग? कांस्टेंट। अच्छा, तो जो अभी नेक्स्ट स्लाइड लेने से पहले इसका एक फॉर्मूला जो था, जरा प्रीवियस स्लाइड पे जाओ वापस। इस पे एक फॉर्मूला भी तो बनेगा। देख रहे होगे कि हम लोग फॉर्मूले की भी बात करते जा रहे हैं साथ साथ, मतलब हम लोग एक अच्छी तरीके से अपने जो कंटेंट है ना उसको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एक अच्छा कंटेंट है ये आप लोगों का, इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। T डिग्री सेल्सियस पर अगर हमें टेम्परेचर को ज्ञात करना हो तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा उसमें हो जाएगा PT माइनस P0, क्योंकि प्रेशर में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तुम्हारा, अपॉन P100 माइनस P0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, PT क्या है? प्रेशर है, यानी दाब है, कहाँ पर? T डिग्री सेल्सियस पे दाब अगर होता है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे दाब, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे दाब, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे दाब, सबको यहाँ रख दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो T डिग्री सेल्सियस पे जो ये जो प्रेशर है इसके करस्पॉन्डिंग कितना टेम्परेचर है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर की। चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर गैस, नीचे उतार इसको, गैस थर्मामीटर, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्थिर दाब गैस तापमापी। आई बात समझ में? अब इसमें क्या चीज होगा? सेम वही चीज होगा। अब की बार प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, यहाँ पर इसको ऊपर बढ़ा दो और फिर वही डेफिनेशन जो पिछली बार लिखी थी, अब की बार जहां जहां वहां दाब था वहां वहां यहाँ आयतन कर देंगे, जहां वहां पे आयतन था वहां पे यहाँ पे दाब कर देंगे, बस इतना ही फर्क करेंगे।
तो वही डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं, किसी भी गैस की एक निश्चित मात्रा का, किसी भी गैस की एक निश्चित मात्रा का, यहाँ पे बात किसकी करेंगे, स्थिर दाब की बात करेंगे, ठीक है। स्थिर दाब पर इसके आयतन का मान ताप के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। वही देख लो दोबारा, इंग्लिश वाले देख लो भाई साथ में, यानी फॉर एनी गैस, फॉर एनी वैल्यू ऑफ गैस, मतलब गैस का कितना भी मात्रा तुम यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। स्थिर दाब मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर इसके आयतन का मान, यानी वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, या ऐसे लिख दो वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई बात समझ में? चलो फॉर्मूले पे देख लेते हैं। यानी वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यानी जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर पे। कहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। अब की बार प्रेशर क्या है तुम्हारा यहाँ पे, कांस्टेंट है। आई बात समझ में? अब की बार क्या है, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला, जो गेल-लूसक नियम जो था वो भी, ये भी गेल-लूसक नियम पे ही डिपेंड करेगा। यानी कि जो गेल-लूसक लॉ, गेल-लूसक लॉ पे भी, गेल-लूसक लॉ पर भी ये भी डिपेंड करता है। गेल-लूसक लॉ ये भी डिपेंड उसी पे का, मतलब इसका जो प्रिंसिपल होता है वो भी गेल-लूसक लॉ ही होता है। कौन सा, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर का भी प्रिंसिपल क्या होता है, गेल-लूसक लॉ होता है। गेल-लूसक लॉ क्या कहता है कि आइडियल गैस के लिए PV = nRT जो होती है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी अनुक्रमानुपाती होगा आयतन जो होगा ताप के। तो यहाँ से देख सकते हो कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और अगर टेम्परेचर को घटाओगे तो वॉल्यूम भी घटेगा। ठीक है, दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। अब यहाँ पे भी हम टेम्परेचर का फॉर्मूला देख सकते हैं साथ में ही। क्या यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा अपने को, टेम्परेचर का जो फॉर्मूला हो जाएगा VT - V0 अपॉन V100 - V0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे VT क्या है, वॉल्यूम है एट T डिग्री सेल्सियस। तो T डिग्री सेल्सियस की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तुम्हारे दो प्रकार के थर्मामीटर हो गए, एक हो गया तुम्हारा लिक्विड थर्मामीटर और दूसरा हो गया तुम्हारा गैस थर्मामीटर। लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो सॉलिड थर्मामीटर है उसके लिए दूसरा लेक्चर बना देते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में गैस थर्मामीटर के साथ में।